सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास के अंतर्गत राजन सीरीज के मोस्ट इंपोर्टेंट अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट 1 पढ़ेंगे। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि पूरे का पूरा जो बहुविकल्पीय क्वेश्चंस हैं जितने भी सभी मैंने करा दिए हैं। हर एक विषय के अति लघु उत्तरीय भी सबके करवा चुकी हूं मैं, और इसके भी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगे। जब शुरू कर दिया तो खत्म भी हो जाएंगे। आप लोग का काम है कि आप लोग सारे वीडियोस को अच्छे से देखिए, सभी विषयों को पढ़ करके जाइए। अगर मैं सीरीज पढ़ा रही हूँ तो उसका कुछ ना कुछ रीजन होगा। ऑलरेडी मैंने सारी क्लासेस ले रखी हैं, आप लोग को पता है। हर एक क्लास आपको हैंड रिटन नोट्स में, यानी कि खुद से हाथों से लिख करके आपके लिए नोट्स बनाए हैं। उसके बाद सारे क्लासेस को पढ़ाने के बाद फिर यहाँ पर पूरे के पूरे पवन सीरीज के बहुविकल्पी क्वेश्चंस, राजन सीरीज के बहुविकल्पी क्वेश्चंस, इसके अलावा पवन सीरीज के अति लघु उत्तरीय, इसी प्रकार राजन सीरीज के अति लघु उत्तरीय, सारे क्वेश्चंस को कराने का एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों ने क्लासेस ले ली हैं, आप लोग अच्छे से बहुविकल्पी क्वेश्चंस, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को जितना अधिक से अधिक रिवाइज करके जाएंगे उतना ही आसान आपका सारा पेपर हो जाएगा। तो दोस्तों, अब यहाँ पर हम अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को भी जल्दी ही खत्म कर देंगे और सारे विषयों का ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो सभी को देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, और अगर आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो सारे विषयों को पढ़ना ही पड़ेगा अच्छे से। 8 के 8 विषयों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आप सारे विषयों को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अगर वाकई आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है और आप सभी लोग चाहते हो कि आप लोग का ओवरऑल चारों सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आए, तो इसके लिए आपको 4th सेमेस्टर में अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आपको 8 के 8 विषयों की नोट्स या पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए दोस्तों आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप पर आपको सारे विषयों की पीडीएफ मिलेगी, प्लस पवन सीरीज और राजन सीरीज की पूरी पीडीएफ मिलेगी। हर एक विषय की आपको अलग से खरीदने की जरूरत ही नहीं है मार्केट से। इसके अलावा आपको हर एक विषय की वीडियोस मिलेंगी, हर एक विषय के चैप्टर वाइज आपको टेस्ट मिलेंगे ऐप में। तो ऐप में कोई किसी प्रकार का कोई ऐड या प्रचार नहीं आएगा, तो आसानी से आप उस जगह पर सारे वीडियोस को देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं और अपने 4th सेमेस्टर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए आप लोग, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, भाषाई कौशल बताइए। तो किसी भी भाषा के सीखने के कितने कौशल होते हैं या भाषाई कौशल के प्रकार बताइए। तो यहाँ पर आपको पता है हिंदी भाषा की ही बात हो रही है, क्योंकि ये जो आपका पूरा पेपर है यह आरंभिक स्तर पर भाषा यानी कि हिंदी और गणित इन्हीं के पठन और लेखन की बात करता है। तो इसीलिए सुबोपली यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये किसी भी भाषा का क्या है, भाषाई कौशल है। ये चारों भाषाई कौशल हैं। सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसको आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले बच्चा सुनेगा, फिर सुन करके बोलेगा, फिर पढ़ना सीखेगा, फिर लिखना सीखेगा। तो ये भाषाई कौशल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, सुलेख का महत्व लिखिए। सुलेख का क्या महत्व है? सुलेख का मतलब होता है सुंदर लिखना। तो डॉक्टरी पर्चे में सुलेख के संदर्भ में यही कहना सही लगता है कि सुलेख हमारे आंतरिक विचारों के प्रतिबिंब होते हैं। यदि हम अंदर से सशक्त होंगे तो हमारे विचारों में उसका सौंदर्य झलकेगा। वही सौंदर्य कलम से कागज पर सुलेख के रूप में उतरेगा, जिससे हमारे व्यक्तित्व की पहचान होगी। यानी कि जो सुलेख होता है कहीं ना कहीं वो हमारे व्यक्तित्व को भी दर्शाता है कि हमारी राइटिंग अगर अच्छी है तो कहीं ना कहीं हमारी जो भाषा है, हमारे जो विचार हैं वो बहुत सशक्त होंगे। यहाँ पर ये कहने का प्रयास किया गया है दोस्तों। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, शुद्ध उच्चारण अभ्यास की विधियां बताइए। तो विद्यालय में कोई भी विषय पढ़ाया जाए तो शुद्ध उच्चारण की ओर अवश्य ध्यान दिया जाए। खासकर एक टीचर को शुद्ध उच्चारण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे आपको ही फॉलो कर रहे हैं, आपकी ही बातों को सुन रहे हैं। आप जिस तरीके से किसी भी शब्द का उच्चारण करेंगे वह बच्चे आप तुरंत सीख जाएंगे। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि एक शिक्षक शुद्ध उच्चारण ही करें क्लास में। फिर देखिए उच्चारण की प्रतियोगिताएं कराई जाएं। फिर है भाषण एवं संवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं। फिर है बालक जिस शब्द का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाता है उसके शुद्ध स्वरूप का बार बार अभ्यास कराना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, अपने से छोटों के लिए स्नेहपूर्ण शब्द लिखिए। तो प्रिय,
हितैषी, अनुज, अनुज मतलब छोटा भाई, शुभ चिंतक, ये अपनों से छोटों के लिए अगर हम कोई पत्र लिख रहे हैं तो ये हम इन शब्दों का यूज कर सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, अव्यय को 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। अव्यय मतलब वह शब्द जो व्यय नहीं होता है, मतलब खर्च नहीं होता है, वो अपने अस्तित्व को बचा करके रखता है। जैसे कि अव्यय वह शब्द है जिसमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात शब्द अपरिवर्तित रहता है। जो अव्यय शब्द होते हैं इनका ना तो लिंग से कोई फर्क पड़ता है इन पर, ना वचन से, ना कारक से। जैसे कि आज, कल, इधर, उधर, किंतु, परंतु। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, अनुनासिक ध्वनि युक्त 4 शब्द बताइए। तो देखिए अनुनासिक ध्वनि युक्त 4 शब्द हैं, धूल, गांव, धुंधले, कुआं, चांद, भांति, कांच। यानी कि जहां पर भी ये चांद बिंदु लगा होगा यही होता है अनुस्वार। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए धूल नहीं आएगा, ठीक है, गांव, धुंधले, कुआं, चांद, भांति, कांच ये सब आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, विच्छेद सहित बताइए। कौन कौन से ऐसे स्वर हैं जो संयुक्त हैं। तो देखिए ए ओ औ, ए ओ औ, यही 4 स्वर हैं जो संयुक्त स्वर हैं। तो 2 स्वरों का संयुक्त रूप संयुक्त स्वर कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए जो ए है, ए मिलकर के बना हुआ है अ और ई से, ठीक है, अ और ई से मिलकर के बना हुआ है, छोटा अ और छोटी ई से मिलकर के ए बना हुआ है। इसके बाद देखिए जो ए बना हुआ है ये किससे मिलकर के बना हुआ है, जो ए है यह अ और ए से मिलकर के बना हुआ है। फिर देखिए जो ओ है ये अ और ऊ से मिलकर के बना है, छोटा अ और छोटा ऊ से। और जो अ है ये आ और ओ से मिलकर के बना है। तो इस तरीके से याद रखिएगा आप लोग, ये 4 जो स्वर हैं ये संयुक्त स्वर हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, राम ने रावण को मारा। वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। तो राम के द्वारा रावण को मारा गया, राम के द्वारा रावण को मारा गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, लिखना सिखाने की पद्धति को बताइए। तो सार्थक रेखाएं खींचने की विधि, खंड लेखन विधि, रेखानुसरण विधि, अनुलेखन विधि, इसके अलावा स्वतंत्र लेखन विधि, तुलना विधि, मांटेसरी विधि, ये सब लिखना सिखाने की विधियां हैं। मांटेसरी विधि, इसके अलावा अनुलेखन विधि, रेखानुसरण विधि, खंड लेखन विधि, सब बहुत आसान है। सार्थक रेखाएं खींचने की विधि, ये सब बच्चों को लिखना सिखाने की पद्धतियां हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, पठन की प्रक्रिया में आरोह अवरोह का महत्व बताइए। तो शब्द ध्वनियों व उनके सहायता का ज्ञान करवाना, जिससे वाचन में शब्दों का उच्चारण शुद्ध रूप में कर सकें। आरोह अवरोह का ऐसा अभ्यास करवाना जिससे वह यथा अवसर भावों के अनुकूल स्वर में पढ़ा जाए या पढ़ पाए। इसके बाद देखिए पठन के माध्यम से शब्दों पर उचित बल दिया जाना चाहिए। पढ़कर पठित वस्तु का भाव समझें तथा दूसरे को भी समझाने में सक्षम हो। तो पठन की क्रिया में आरोह अवरोह का मतलब है कि कोई कहानी हम पढ़ रहे हैं, कोई कविता पढ़ रहे हैं, कोई दोहा पढ़ रहे हैं, तो जहां पर जिस तरीके की आवश्यकता है, अगर कहीं पर हमें कविता कह रहे हैं तो उसमें एक स्वर होगा, तो हम जिस स्वर से बोलेंगे बच्चे भी उसी स्वर में दोहराएंगे। तो बहुत जरूरी है जहां पर आरोह हो अवरोह हो, जहां पर ठहरना हो, जहां पर तेज से बोलना हो, या फिर ये कहें कि जहां पर जोर लगाना हो, इन सभी बातों का ध्यान रखना होता है शिक्षक को कोई भी कहानी, कविता या दोहा छंद पढ़ाते समय। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, अग्नि के 4 पर्यायवाची शब्द बताइए। तो अग्नि का आग, अनल, पावक, ज्वाला। क्वेश्चन नंबर 12 है, घटाने से क्या आशय है। तो जोड़ और घटाना आपको पता है, जोड़ में हम क्या करते हैं, योग करते हैं, चीजों को जोड़ते जाते हैं। और घटाने में क्या करते हैं, घटाने में हम क्या करते हैं, अगर बच्चों को हमें अगर समझाना होगा तो हम कैसे समझाएंगे कि तुम्हारे पास 5 केले थे, तुमने 2 केले खा लिए तो कितने बचे, तो बच्चे तुरंत आंसर देंगे कि 3। इसी प्रकार तुम्हारे पास 5 टॉफी थी, तुमने 2 टॉफी खा ली तो कितनी बची, 3। तो इस तरीके से बच्चे तुरंत नहीं समझेंगे कि ये जोड़ का चिन्ह है, ये घटाने का चिन्ह है, या इसमें जोड़ना घटाना क्या होता है। लेकिन पहले हम उनको क्या समझाएंगे, ओरल समझाएंगे, पहले बच्चों को सहज करेंगे कि ये बहुत आसान है।
तो बच्चे आसानी से समझेंगे। तो घटाने से क्या आशय है? जोड़ने की प्रक्रिया के विरुद्ध प्रक्रिया को घटाना कहा जाता है। जब किसी संख्या अथवा अंक से किसी दूसरी संख्या या अंक को कम किया जाता है तो उसे घटाना कहा जाता है। घटाने का चिन्ह इस तरीके से होता है, आपको पता ही है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, संबोध निर्माण के चरण से आप क्या समझते हैं? तो बोध कराना, ज्ञान कराना, जगाना, बतलाना, समझाना, बुझाना, इसके अलावा आह्वान करना, पुकारना, किसी को पुकारने के लिए प्रयुक्त शब्द। तो ये सभी क्या है? संबोध निर्माण के चरण हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी पुस्तकालय में यानी कि किसी लाइब्रेरी में एक अलमारी में 725 किताबें हैं। एक अलमारी में कितनी किताबें हैं? 725 किताबें हैं। तब 7,19,925 पुस्तकों को रखने के लिए कितने अलमारियों की आवश्यकता होगी? तो हमें पता है एक अलमारी में कितनी पुस्तकें हैं? एक अलमारी में 725 पुस्तकें हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम 725 पुस्तकों से 7,19,925 पुस्तकों में भाग दे देंगे। और इससे क्या मिलेगा हमें? इससे हमें ये मिलेगा कि हमें कितनी अलमारियां चाहिए। 725 से जब हमने भाग दिया तो 725 का जो यहाँ पर देखिए भागफल आया 725 से भाग देने पर वो 993 आया, यानी कि 993 अलमारियां लगेंगी। तो देखिए 725 पुस्तकें रखने के लिए हमारे पास कितनी अलमारियां होनी चाहिए? 725 पुस्तकें रखने के लिए अगर हमारे पास इतनी पुस्तकें हैं, 7,19,925 पुस्तकें हैं और हर एक अलमारी में हमें 725 किताबें चाहिए, तो हमारे पास कितनी अलमारियां होनी चाहिए? 993 अलमारियां होनी चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कि रतन पुस्तक लिखता है, मोहन चाय बना रहा है। तो रतन क्या काम कर रहा है? सिर्फ एक काम कर रहा है, पुस्तक लिखने का, और मोहन क्या कर रहा है? चाय बनाने का काम कर रहा है। तो जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो वह सरल वाक्य कहलाता है। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? स्पष्ट करें। वह वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य हो और ये उपवाक्य किसी संयोजक जैसे कि और, आदि, लेकिन, किंतु, परंतु द्वारा जुड़े हों तो उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे कि मोहन को घर जाना चाहिए किंतु वह नहीं गया। फिर देखिए यहाँ पर कॉमा का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर किंतु लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं अथवा वर्ण का अर्थ बताइए। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। वर्ण वे हैं जिनको खंड खंड ना किया जा सके, अखंड मूल ध्वनि ही वर्ण है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गणित में 1, 2, 3 दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से आदि संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये संख्याएं वस्तुओं को गिनने अथवा क्रम में रखने के लिए प्रयुक्त होती हैं। प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती है, 0 से नहीं 1 से प्रारंभ होती है। प्राकृतिक संख्या है वह 1 से प्रारंभ होती है और प्राकृतिक संख्या वस्तुओं को गिनने के काम में आती है, क्रम से रखने के काम में आती है। देखिए 18 में भी पूछा गया है, 20 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, विकारी शब्द किसे कहते हैं? विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के प्रयोग लिंग, वचन व कारक के कारण के अनुसार परिवर्तन आ जाता है। जिन शब्दों के प्रयोग में लिंग, वचन व कारक के कारण परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंग कौन से हैं? तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्वनि, वर्ण, वाक्य, अर्थ आदि। 2020 में देखिए पूछा गया, तो सुबोपली तो आपको याद ही है, इसके अलावा ध्वनि, वर्ण, वाक्य, अर्थ आदि। क्वेश्चन नंबर 21 है, कहानी शिक्षण से आप क्या समझते हैं? कहानी सुनाना एक शक्तिशाली शिक्षण विधि है, क्योंकि शिक्षक के रूप में हम विद्यार्थियों से बातचीत कर सकते हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की शक्ति, याद करने की शक्ति, प्रतिबिंब करने, कल्पना करने और प्रतिक्रिया देने को क्या मिलता है? प्रतिक्रिया देने का प्रोत्साहन मिलता है। बच्चों को आप कोई भी कहानी सुनाते हो बहुत ध्यान से सुनते हैं
और उस कहानी का मॉरल साइंस अगर आप पूछोगे तो बहुत सारे बच्चे आपको उस कहानी का मॉरल साइंस भी बता देंगे। तो इस तरीके से याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है सौभाग्य का विलोम क्या? तो सौभाग्य का विलोम दुर्भाग्य, 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है इकाई किसे कहते हैं? गिनती या संख्या में एक होने की अवस्था या भाव अथवा एक वस्तु या वस्तु का भाव देने वाले शब्दों या अंकों को इकाई कहते हैं। तो इकाई गिनती या संख्या में एक होने की अवस्था या भाव अथवा एक व्यक्ति या वस्तु का भाव देने वाले व्यक्तियों को इकाई का मतलब हमेशा आपको एक ही समझना है। अगर कोई संख्या दी हुई है तो इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इकाई 1 से 9 तक की जो संख्याएं हैं वो क्या आएंगी? अगर सबसे पहले हैं तो वो किस में आएंगी? इकाई में ही आएंगी। तो याद रखिएगा, 0 भी है तो भी वहां पर अगर स्थानीय मान आप निकाल रहे हो तो इस तरीके से इकाई, दहाई, सैकड़ा, जिस स्थान पर जो है आपको वही लिखना रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर याद रखिएगा, आप इकाई अक्सर एक होने का बोध होता है इससे, या एक व्यक्ति या वस्तु का भाव देता है ये। फिर है क्वेश्चन नंबर 24, अंक का स्थानीय मान किसे कहते हैं? तो देखिए स्थानीय मान, अंक के स्थानीय मान का अर्थ होता है वह अंक किस स्थान पर है, जैसे कि इकाई पर है, दहाई पर है, सैकड़े पर है, हजार पर है। इस तरीके से 725 अभी मैंने आपको लिख के बताया, तो ये हो गया इकाई। और इस तरीके से 5 गुणे 1 यानी कि 5 आ गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 है, ये दहाई पर है, दहाई मतलब 10, तो 2 गुणे 10 यानी कि 20 हो गया। फिर ये 7 है, 7 गुणे कितने अंक है इसके आगे? 2, तो 2 0, तो ये 700 हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो स्थानीय मान होता है हम इस तरीके से निकालते हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 पूछा है कि 346 में सभी अंकों का स्थानीय मान लिखिए। तो देखिए 6 का इस तरीके से 6 गुणे 1 6 हो गया, फिर 4 इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 4 दहाई यानी कि 10 से गुणा हुआ, सैकड़ा यानी कि 100 से गुणा हुआ, 3 गुणे 100 300। तो इस तरीके से अगर यहाँ पर एक एक अंक का जातीय मान पूछेगा तो जातीय मान वही हो जाएगा, वही संख्या ही हो जाएगी, लेकिन स्थानीय मान आपको इसी तरीके से लिखना है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, आरोही क्रम किसे कहते हैं? आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, यानी कि सीढ़ी पर ऊपर चढ़ते हुए जाओ, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, इस तरीके से यहाँ पर हम करते हैं आरोही क्रम में। जैसे कि 3 के बाद 6, 3 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 8, 8 से बड़ा 10, तो ये बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ है। 2020 में देखिए पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है संख्या पूर्व तैयारी से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों को संख्या का ज्ञान कराने से पहले खेलों और क्रियाओं के माध्यम से बच्चों को संख्या के विषय में सिखाना ही संख्या पूर्व तैयारी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 28 है हंस पद विराम चिन्ह से आप क्या समझते हैं? तो किसी भी वाक्य को लिखते समय अगर कोई भी शब्द छूट जाता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? हंस पद चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग करके फिर हम क्या करते हैं? छूटे हुए शब्द को ऊपर लिख देते हैं। तो यही हंस पद का चिन्ह है। इस तरीके से याद रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है आकाश के 3 समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आकाश का गगन, नभ, आसमान, व्योम, अंबर। क्वेश्चन नंबर 30 है लेखन किसे कहते हैं या लेखन का अर्थ बताइए। 2016 में 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जब मन के भावों एवं विचारों को लिपिबद्ध करते हैं तो इस प्रकार की अभिव्यक्ति को लेखन कहते हैं। यानी कि अपने भावों और विचारों को अगर हम लिखते हैं या लिपिबद्ध करते हैं तो वही क्या होता है? लेखन होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है पठन में दक्षता अवरोध का कारण बताइए या पठन कौशल के 2 बाधक तत्व बताइए। तो पढ़ने की कला का अभाव, पठन रुचि का अभाव, चिंतन का अभाव, मन की एकाग्रता का अभाव, दृष्टि दोष का होना, ये सभी क्या है? पठन में बाधक तत्व हैं। यानी कि अगर पढ़ने में रुचि ही नहीं है बच्चे की तो वो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहेगा। और कभी कभी होता है कि एकाग्रता का अभाव होता है बच्चे में, दृष्टि दोष यानी कि देखने में बच्चे को दिक्कत होती है इसलिए वो नहीं पढ़ पाता है। तो इस तरीके से ये प्रमुख यहाँ पर तत्व है, बाधक तत्व है पढ़ने के कौशल में। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है अंतस्थ व्यंजनों को लिखिए। या, र, ला, व, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। और शा, शा, सा और हा ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है।
इसके बाद देखिए यहाँ पर 2018 में ये पूछा गया है उष्ण व्यंजन, और यहाँ पर देखिए 2018 में और 19 में अंतस्थ व्यंजन पूछा गया है। तो देखिए उष्ण व्यंजन से क्या तात्पर्य है, उष्ण व्यंजन क्या है, तो जिन वर्णों के उच्चारण में वायु उच्चारण स्थान से छूकर सीटी की ध्वनि के समान बाहर निकलती है वे उष्ण व्यंजन कहलाते हैं। ये भी कह सकते हैं कि इनको जब हम बोलते हैं तो ऊष्मा निकलती है, या ये कह सकते हैं कि गर्म वायु निकलती है, तो इसलिए इन्हें हम उष्ण व्यंजन कहते हैं। शा 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 और हा को उष्ण व्यंजन कहते हैं। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य प्राप्त होता है, एग्जाम्पल दीजिए। 2017 में पूछा गया है, 19 में। कितना आसान क्वेश्चन है। किसी भी संख्या को 50 से आप जीरो में गुणा करोगे जीरो आएगा। कोई भी संख्या A to Z X की जगह पर आप 5 रखिए, 6 रखिए, 7 रखिए, 10 रखिए, 1000 रखिए, 2000 रखिए, कोई भी संख्या रखिए, 725, 820, कुछ भी रखिए, सभी का जिसमें भी अगर हम जीरो में गुणा करा रहे हैं तो वैल्यू क्या मिलेगी, हमें जीरो ही मिलेगी। यानी कि जीरो से अगर हमने किसी भी संख्या में गुणा कराया तो वो जीरो सबको जीरो बना देगा। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद बताइए। तो ये घोष और ये अघोष, तो घोष या रा ला वा और अघोष शा शा शा। क्वेश्चन नंबर 36 है, समानार्थी शब्द किन्हें कहते हैं। तो वह शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं उन शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि बगिया, वाटिका, बाग, इन तीनों को हम क्या कहते हैं, उपवन भी कहते हैं। तो उपवन के ये क्या है, समानार्थी शब्द है। बगिया, वाटिका, बाग, फुलवारी, इन सभी को हम यूज कर सकते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, अर्ध विराम चिन्ह को परिभाषित करिए। तो अर्ध विराम चिन्ह को परिभाषित करना है। अल्प विराम तो सिर्फ कॉमा होता है, अर्ध विराम ये होता है, इस तरीके का चिन्ह होता है, ऊपर एक बिंदु नीचे कॉमा। तो किसी वाक्य में कई स्वतंत्र वाक्य होने पर उन्हें अलग अलग रखने हेतु भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सूर्यास्त हुआ, तो इस तरीके से यहाँ पर हम इस चिन्ह का प्रयोग कर देंगे, यानी कि एक बिंदु और एक कॉमा। फिर है, रविंद्रनाथ ने शांति निकेतन की स्थापना की, इस वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। तो रविंद्रनाथ द्वारा शांति निकेतन की स्थापना हुई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, मूर्धन्य वर्ण कौन कौन से हैं। तो मूर्धन्य वर्ण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। जिन भी प्रशिक्षुओं को ये याद है उनको कभी भी कोई भी उच्चारण स्थान का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो कंठ क वर्ग, तालु च वर्ग और मूर्धा ट वर्ग। तो ट ठ ड ढ ये क्या हो जाएंगे, मूर्धन्य वर्ण हो जाएंगे, याद रखिएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 40, दीर्घ स्वर किन्हें कहते हैं। तो दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों से दोगुना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दोस्तों जो दीर्घ स्वर होते हैं वो होते हैं, यहाँ पर आप देखिए, दीर्घ स्वर होता है आ, ई, उ, इसके अलावा ए, ओ और औ। और हर्ष स्वर कौन कौन से होते हैं ये भी आप लोग जान जाइए, अ, ई, इसके अलावा उ और री। ये 4 हर्ष स्वर हैं और ये 7 दीर्घ स्वर हैं। तो ये 7 4 11 स्वर होते हैं टोटल आपके हिंदी में, ये आपको पता है। तो ये हर्ष स्वर हो गए, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, री। और ये आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ, ये हो गए दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों से दोगुना समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों से दोगुना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, अब चलिए इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, योजक चिन्ह लगाते हुए 2 एग्जाम्पल लिखिए। योजक चिन्ह जय पराजय, लाभ हानि, इसके अलावा रात दिन, भाई बहन, सभी के बीच में यहाँ पर देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है। फिर है क्वेश्चन नंबर 42, 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करिए। इस तरीके से आप लोग देखिए, यहाँ पर 636 लिखा हुआ है। तो आप देखिए ये 6 जो है 6 गुणे 1 बराबर 6 आ गया, और ये वाला जो ये इकाई के स्थान पर है ये दहाई है और ये सैकड़ा है। तो ये जो 6 है इसके आगे 2 संख्याएं यानी कि 6 गुणे
2 0, तो ये 600 आ गया। अब 600 और 6 का अंतर कितना होगा? 600 में से 600 को घटा दें, यानी कि इनका अंतर पूछा है, तो 600 में से हम 6 को घटा देंगे यहाँ पर इस तरीके से। यहाँ पर स्थानीय मान का अंतर इस तरीके से हम क्या करेंगे, 600 में से 6 को घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 594। तो ये अंतर यहाँ पर इस तरीके से होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है इस तरीके से, आप यहाँ पर इस तरीके से देखिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है। तो स्थानीय मान का अंतर यही होगा, ये दोनों को आपस में दोनों को घटाएंगे इस तरीके से, जो बड़ा है उसमें से छोटा घटेगा। तो यहाँ पर देखिए 594 अंतर आ गया। अब इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। 48 सेब 4 बच्चों में बांटे गए, प्रत्येक बच्चे को कितना सेब मिला? तो 4 बच्चों में कितने सेब बांटे गए? 48 सेब बांटे गए हैं। 4 बच्चों को 48 सेब मिला, तो एक बच्चे को कितना मिला? 48 बटा 4, तो ये आ गया 12। जब हमने भाग दिया 4 से 48 में, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 12 सेब, यानी कि प्रत्येक बच्चे को कितना कितना सेब मिला? 12 सेब मिला। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है। निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही मतलब घटते क्रम में हमें लिखना है इसको। तो 6 3 8 7 8 5 9 7 दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले बड़ी संख्या को ढूंढेंगे। सबसे बड़ा इसमें है, आप देखिए 9 है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए ये आरोही क्रम में आंसर लिख दिया है, ये गलत लिख दिया है। हम इसको अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले बड़ी संख्या 9 है, फिर उसके बाद 8 है, फिर 7 है, फिर 6 है, फिर 5 है और फिर 3 है। तो ये घटते हुए क्रम में, ये बिल्कुल सही हो गया। अवरोही क्रम पूछा है ना, तो अवरोही मतलब घटते क्रम में, और जो आरोही होता है वो बढ़ते क्रम में। यहाँ पर आरोही क्रम दे दिया है आंसर में, और क्वेश्चन में क्या पूछा है? अवरोही पूछा है, तो सही कर लीजिएगा। 2019 में देखिए पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है, स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। अब देखिए इसके बाद वर्णों, व्यंजन वर्णों को लिखिए। व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं? तो का वर्ग का खा गा घा अंगा, चा वर्ग चा छा जा झा इया, टा वर्ग टा ठा डा ढा अणा, ता वर्ग ता था दा धा ना, पा वर्ग पा फा बा भा मा और अंतस्थ या रा ला वा। तो ये हो गए व्यंजन वर्ण। इसके अलावा यहाँ पर ऊष्म और द्विगुण व्यंजन भी है, शा 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 और हा, और यहाँ पर देखिए ड़ा और ढा, ये द्विगुण व्यंजन है या उत्क्षिप्त व्यंजन भी इन्हें कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है, निषेधात्मक या निषेध सूचक वाक्य किसे कहते हैं? तो जिन वाक्यों में क्रिया के निषेध का ज्ञान होता है या निषेध की सूचना होती है, उन्हें हम निषेधात्मक या निषेध सूचक वाक्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्व अनुभव, दूसरा है विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण करना, और तीसरा है स्व अध्याय या पठना अभ्यास, यानी कि इन सभी के माध्यम से हम अपने ज्ञान में क्या कर सकते हैं? वृद्धि कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से बच्चे स्कूल में आते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं, बच्चे वहां से सीखते हैं, और स्वाध्याय खुद से पढ़ करके भी सीखते हैं, पढ़ने का अभ्यास वो खुद करते हैं घर पर। तो इस तरीके से बच्चे खुद से भी सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, पठन शिक्षण की ध्वनि साम्य विधि लिखिए। तो पठन शिक्षण की ध्वनि साम्य विधि वह होती है जिसमें ध्वनि में साम्यता रहती है, जैसे कि का खा गा घा अंगा, इस तरीके से, जिससे बच्चों को भी याद होता है इस तरीके से लाइन से। क्वेश्चन नंबर 50 है, पर्यायवाची शब्द किन्हें कहते हैं? पर्यायवाची शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो समान अर्थ प्रकट करते हैं तथा एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा पानी, पानी को हम क्या कहते हैं? जल कहते हैं, नीर कहते हैं। इसी प्रकार से कमल को हम क्या कहते हैं? कमल को हम पंकज, जलज, अरविंद, ये सब कहते हैं। इसी प्रकार से बादल को भी आपने देखा था अंबर, नभ, इस तरीके से कहते हैं। तो यहाँ पर इसी प्रकार से वायु को अनिल कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो अर्थ क्या करते हैं? समान प्रकट करते हैं, लेकिन जहां पर जिस शब्द का यूज हमें करना होता है हम उसी शब्द का यूज कर लेते हैं, लेकिन अर्थ क्या करते हैं? ये सब समान ही देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चंस को पढ़ लिया है, और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को आप अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करेंगे,
ताकि अधिक से अधिक प्रशिक्षु हमसे जुड़ करके तैयारी को बेहतर कर पाएं। यहाँ ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। दोस्तों आप सारे वीडियोस को देखिए, हर एक विषय की तैयारी को बेहतर करिए अगर आपको वाकई फोर्थ सेमेस्टर में अच्छे नंबर लाने हैं। दोस्तों आपको सारे विषयों की पीडीएफ भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। सारे दोस्तों आपको अगर सारे विषयों की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आप लोग बेहतर तैयारी करना चाहते हो अगर कम से कम समय में, तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में घंटी का निशान है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे चैनल से बने रहेंगे, सभी वीडियोस को देखते रहेंगे। जहाँ कहीं कोई भी समस्या आएगी हमसे बताते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा और लाइक करके जाइएगा और अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर छोड़ के जाइएगा। जय हिंद दोस्तों।